हेलो फैमिली, स्वागत है आपका मेरे चैनल के एक और नए वीडियो में, जहां पर आज हम देखने वाले हैं डीमन क्वीन का पार्ट नंबर 10। मैं ज़्यादा बकवास नहीं करूंगा, लेकिन शुरू करने से पहले एक और छोटी सी अनाउंसमेंट है कि इसके बाद एक और सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ। अगर तुम चाहते हो कि वो आए तो कमेंट और लाइक कर देना, हो सके तो शेयर कर देना। और हाँ, अगर तुम भी अपने नाम को शाउट आउट में चाहते हो तो फिर अपने इस वीडियो के किसी भी पार्ट को लेके उसका स्क्रीनशॉट लगा के मुझे मेंशन करना। मैं तुम्हें भी शाउट आउट दूंगा। अपने द एनिमे SR वाली आईडी पर ही डाल देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहीं पर मैं तुम्हारी स्टोरी भी लगाऊंगा और नेक्स्ट वीडियो में तुम्हें शाउट आउट भी दूंगा। ये हो गई बातें, अब वीडियो शुरू करते हैं। ये पार्ट शुरू होता है जहाँ पर हम समर को देखते हैं जो कि हवा में उड़ रहा था और वो अपने दोस्त यानी कि जिमी को खोज रहा था। और तभी वो देखता है कि किसी जगह पर हलचल हो रही है। वहाँ पर एक पोर्टल जैसा कुछ बन रहा था और अपने समर को लगता है कि यहाँ पर वो होल क्रिएट हो रहा है जिससे वो दोनों वापस जा सकते हैं। और वो जिमी ने बनाया है। और जैसे ही वो उसके पास जाता है, इतने में उसके सर पर आके कुछ लगता है और देखता है कि किस तरफ से वो चीज़ आई है। तो वो किसी पेड़ के पास किसी लड़की को पाता है और उसकी तरफ चला जाता है उसे मारने। लेकिन वो उसे देखकर थोड़ा शॉक हो जाता है, जैसे कि वो अपने निधि को देखकर हुआ था। और तभी वो लड़की इस पर हमला कर देती है और समर को बचने का मौका नहीं मिलता है और ये फिर से उसके सर पर लगती है चोट और वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद वो लड़की उसे उठा के उसी पोर्टल में से ले जाती है जो कि समर को देखा था। अब कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ पर अपना अमात्य जिमी को समर को दिखा रहा था कि उसने उसे पकड़ लिया है और वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अपना जिमी थोड़ा सा शॉक था कि इसे कैसे पकड़ लिया। और इतने में वो लड़की आती है लाल कपड़ों में, जो कि एक क्रीपी सी स्माइल दे रही थी। और अमात्य कहता है, वाह मेरी बच्ची, तुमने कर दिखाया। अब ये हमारे पास है तो डीमन क्वीन कुछ नहीं कर पाएगी। इसी की वजह से वो पहली बार बच गई थी, है ना? तो हमने पहले इसे ही पकड़ लिया। अब ये उसे किसी भी तरह से मदद नहीं कर पाएगा और हम इस बार ज़रूर से जीत जाएंगे। और जिमी उस लड़की को पैर से सर तक देखता है और थोड़ा शौक से पीछे जाता है और कहता है, ये लड़की, ये तुम्हारा मोहरा है, सही कहा ना मैंने अमात्य? अमात्य कहता है, ये मेरा मोहरा नहीं, मेरी बच्ची है। जिमी कहता है, तुम्हारा मतलब क्या है कि तुम्हारी बच्ची है? क्या तुमने इसे पाला है? और अमात्य कहता है, तो मैं तुम्हें पूरी स्टोरी बताता हूँ कि आखिर हुआ क्या था। अब यहाँ पर वही सीन आता है जब अपनी अवंतिका को वो लोग मार रहे थे, यानी कि अपने डीमंस, और दोनों ही डीमन क्वींस दूर चली गई थी और लगभग इन लोगों ने उसे मार ही दिया था। तभी इतने में वहाँ पर एक रेड कलर का पोर्टल खुलता है जिसमें से यंग अमात्य निकलता है और उसे देखकर सारे डीमन उसे मारने को रेडी हो जाते हैं। लेकिन वो नहीं जानते थे कि अमात्य ब्लैक मैजिक जानता है। जैसे ही सारे डीमंस उसकी तरफ बढ़ते हैं तो अमात्य एक ही झटके में सभी को नीचे गिरा देता है और सभी को अपने वश में कर देता है, जिसकी वजह से किसी को याद नहीं था कि अमात्य कौन है। जैसे ही सभी अमात्य के वश में आते हैं, वैसे ही अमात्य अवंतिका के पास जाता है और अवंतिका उसे देखकर खुश होती है और वो कहती है, आप आ गए, आप मुझे बचाने आ गए। मैंने सोचा था कि आप मुझे छोड़ देंगे, लेकिन आप आ गए। आप सच में मेरा साथ देने वाले इंसान हो, आप मेरे पिता समान हैं।
अमात्य उसके पास जाता है और उसके गाल पर हाथ रखता है और कहता है, हाँ मेरी बच्ची, मैं तो बचाने आया हूँ, लेकिन तुम्हें नहीं। अवंतिका कहती है, मुझे नहीं मतलब? क्या मतलब है आपका कि आप मुझे नहीं बचाने आए हैं? मैंने आपके लिए कितना कुछ किया है। अमात्य कहता है, करते तो वैसे कुत्ते भी वफादारी है, लेकिन उनकी जगह घर के बाहर होती है, घर के अंदर नहीं। तुम समझ गई ना कि तुम मेरे लिए क्या हो। और फिर अमात्य अपनी अवंतिका को गले से पकड़ लेता है और उसका गला घोटने लगता है, और अपनी अवंतिका उससे अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। वो काफ़ी झटपटाती है, लेकिन अमात्य उसे नहीं छोड़ता है और अचानक से उसे नीचे पटक देता है और उसके पेट के पास आता है और कहता है, मुझे तुम्हें मारने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें तो यही मार देगी जो तुम्हारी बच्ची है। और वो अपने हाथ में एक बड़ा सा खंजर लाता है और अपनी अवंतिका के पेट पर ज़ोर से मारता है, और उसके पेट के अंदर जो भी फल हुआ था यानी कि बच्चा, उसे निकाल लेता है। और जैसे ही पेट फटता है तो अवंतिका की मौत काफ़ी बुरी तरह से होती है। वो तड़प तड़प के मर जाती है और अपने एंडी मनक्वीन के साथ बिताए गए लम्हों को याद करती है, और वो कहती है, मुझे माफ़ कर देना, मुझे माफ़ कर देना। इसी के साथ उसकी मौत हो जाती है, जिसके बाद अमात्य यहाँ से निकल जाता है और उन्हीं सभी लोगों को होश आ जाता है। जिसके बाद अपना अमात्य अवंतिका के पेट से निकले हुए सोर्स को लेके अपनी दुनिया में आ जाता है, पर उसे इस बात की चिंता थी कि आखिर इसे फलित कैसे किया जा सकता है, क्योंकि अगर उसे किसी बच्चे को बड़ा करना है और उसे पोषण देना है तो उसे किसी गर्भ की ज़रूरत पड़ेगी, और इसी के लिए वो कई सारी औरतों के पेट में इस कोष को डालता है। लेकिन जैसे ही हम जानते हैं कि ये सोर्स एक डीमन का है, तो वो उन औरतों के पेट में नहीं रह पाता है, बल्कि उन्हीं औरतों को मार देता है। क्योंकि ये बच्चा एक डीमन का था, तो वो काफ़ी ताकतवर होता है, जिसकी शक्तियों को किसी भी औरत का गर्भ सहन नहीं कर पाता है। जिसके बाद अमात्य सोच ही रहा था कि आखिर वो इस बच्चे को बड़ा कैसे करेगा, क्योंकि कोई भी औरत का गर्भाशय इसकी शक्तियों को सहन नहीं कर पा रहा था। तब उसे एक ख्याल आता है कि क्यों ना वो डीमन वर्ल्ड में से किसी एक डीमन औरत को यहाँ पर ला दे, तो वो ऐसा कर सकता है। लेकिन इसमें भी बहुत बड़ी समस्या थी, क्योंकि हाल ही में जो हफ्ते में हुआ है उसकी वजह से डीमन और भी ज़्यादा चौकन्ने हो गए हैं, और उन्होंने कोई भी ना आ सके इसलिए बहुत शक्तिशाली कवच लगा दिया है। तो अमात्य सोचता है कि वो अपनी पूरी शक्तियाँ लगा देगा और ऐसा एक कृत्रिम गर्भाशय बनाएगा जिसमें ये बच्चा बड़ा हो सके, और वो ऐसा ही करता है। जिसके बाद वो एक कृत्रिम गर्भाशय बना देता है, जहाँ पर वो बच्चा धीरे धीरे फल रहा होता है। फिर अमात्य की सारी शक्तियाँ कमज़ोर पड़ चुकी थी। जिसके बाद कुछ साल बीतते हैं और वो बच्चा अभी तक ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ था, और अमात्य की शक्तियाँ भी काफ़ी कमज़ोर पड़ गई थी। वो एकदम नॉर्मल इंसान जैसा हो गया था। लेकिन तभी उसे एक मौका मिलता है राजा का सहयोगी बनने का, और वो अपने आप को साबित करता है और राजा का सहयोगी बन जाता है। एक बार जब राजा और अमात्य की बातें चल रही होती है, तब राजा के मुख से उसे पता चलता है कि राजा के पास एक ऐसी किताब है जिसमें ज़्यादातर मुश्किलों का हल है और सबसे ताकतवर जादू सीखने का रास्ता भी है, और यहाँ तक दूसरी दुनियाओं में कैसे जा सकते हैं उसके बारे में भी सारे रास्ते हैं। अमात्य उसे कहता है कि वो उस किताब को पढ़ना चाहता है, लेकिन राजा मना कर देता है, ये कहते हुए कि अभी हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। और इस बात को सुनकर अमात्य अपना आपा खो देता है, और वो वहीं से एक तलवार उठा के राजा को मार देता है। वो आर पार कर देता है तलवार, जिसकी वजह से राजा नहीं बच पाता है।
वो साइको की तरह कहता है, मुझे मना कर रहा था, मुझे मना कर रहा था उस किताब को पढ़ने से। देखता हूँ मुझे कौन रोकता है। जिसके थोड़ी देर बाद वो सबके सामने कह देता है कि राजा को एक डीमन ने आके मार दिया, क्योंकि वो किसी किताब के बारे में जानते थे और हमारे राजा ने मरते दम तक किसी को भी इसके बारे में नहीं बताया। और अमात्य सबको ये कहते हुए भी भड़काता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो डीमंस यहाँ पर आके हम सब पर कब्जा कर लेंगे और जैसा चाहे वैसे हमें अपने कदमों पर चलाएंगे, तो हमें कुछ करना होगा इनका। यहाँ पर जो राजा का बेटा था, जो कि प्रेजेंट का महाराज है, वो इसकी बातों में आ जाता है और कहता है कि मुझे मेरे पिताजी ने एक बुक के बारे में बताया था, जो कि कहाँ पर है वो मुझे पता है, लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही पुराना सभागण था जो कि उन दोनों को ही मना करता है कि अभी उनको इसकी ज़रूरत नहीं है, ये करना नहीं चाहिए। और अमात्य पहले तो इसकी बात मान लेता है, लेकिन जैसे ही सभा ख़त्म होती है तो वो उसके बाद उस सभागण यानी कि पुराने पंडित के पास जाता है और कहता है, आप ऐसा क्यों चाहते हैं कि हम अभी उस किताब का इस्तेमाल ना करें। वो पंडित कहता है, क्योंकि अभी सिर्फ एक ही डीमन आया था, लेकिन उसने हमें कुछ नुकसान नहीं पहुंचाया है, उसने बस हमारे राजा को ख़त्म किया है, तो हमें नहीं लगता है कि हमको वहाँ पर जाके कुछ भी करना चाहिए। ऊपर से वो जो किताब है वो बस विध्वंस ही फैलाती है, वो हम सबको बर्बाद करके छोड़ेगी। इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि वो किताब बाहर आए, भले ही छोटे राजा को इसके बारे में पता हो। अमात्य कहता है, मैं आपकी बातों को समझता हूँ, अगर आप यही चाहते हैं तो ठीक है। और अमात्य यहाँ से मुस्कुराहट दे के चला जाता है, लेकिन मन में तो वो काफ़ी गुस्सा था। वो सोच रहा था कि वो इस पंडित को भी मार दे, लेकिन अगर ऐसा वो किया तो फिर यहाँ पर सबको शक हो जाएगा, इसलिए वो यहाँ से चला जाता है। लेकिन 7 सालों तक वो अपने यहाँ के महाराज को भड़काते रहता है डीमंस के बारे में। और 7 साल बीत जाने के बाद फाइनली अमात्य अपनी गंदी चाल चलता है। वो अपने कमरे के नीचे जो भी सुरंग थी वहाँ से जाता है और उधर एक बड़ी सी जगह थी, वहाँ पर कुछ नकली डीमंस को बनाता है, जिनकी संख्या लगभग 50 से 17 थी। और हाँ, ये वही डीमंस थे जिनको हमारे अभी के महाराज ने देखा था मरा हुआ। और इसी के बारे में उन्होंने अपने आदिति के दोस्तों को बताया था कि अमात्य ने कैसे नकली डीमंस बनाए थे और उनसे इनकी दुनिया पर हमला करवाया था, जो कि अभी एग्जिस्ट नहीं करते हैं, वो मर गए थे। जिसके बाद वो उन सारे डीमंस को जंगल में भेज देता है और सही वक्त का इंतज़ार करके, जब महाराज यहाँ पर नहीं थे, उसी वक्त सारे डीमंस को हमला करने को कह देता है और वो सारे डीमंस हमला कर देते हैं और सब कुछ तबाह कर देते हैं। इसी दौरान 2 लोग यानी कि एक आदमी और औरत उन डीमंस का सामना करते हैं, लेकिन वो दोनों ही मारे जाते हैं। और ये दोनों अपने अदिति के माँ बाप थे, जिनको 8 साल की अदिति अपने सामने मरते हुए देखती है। वो डीमंस उसे भी मारने आ रहे थे, लेकिन इतने में अनन्या और दूसरे उसके दोस्त उसे बचा के यहाँ से ले जाते हैं और इसी वजह से अपनी अदिति डीमंस से नफरत करती थी। और इस बात का पता 10 साल बाद अपने महाराज को चलता है, जब वो अमात्य के कमरे में जाते हैं और उसके बिस्तर के नीचे से उस सुरंग में जाते हैं। अब प्रेजेंट में हम देखते हैं कि अपना जिमी कहता है, तो तुमने इतना सारा गोलमाल किया, वो भी बस उस किताब को पाने के लिए। और अमात्य कहता है, इतना ही नहीं, मैंने उस किताब को पा लिया, जिसके बाद मैंने इस लड़की को बनाया, यानी कि उस बच्चे को जो कि डीमन का था, और ये वही है। समर कहता है, तुम कितने घटिया हो, जिसके साथ तुम रहे, जिसने तुम्हें खाना दिया, तुम उसी के साथ गद्दारी कर रहे हो। अमात्य कहता है, चुप हो जाओ बच्चे, तुम्हें कुछ भी नहीं पता है। मैं पहले से ही शक्तियाँ पाना चाहता था, इतना कि मैं पूरी दुनिया पर
अपना राज कर सकूं, और इसी वजह से मैंने ये सब कुछ किया। तुम्हें पता भी नहीं है कि मैं कितने सालों से इस चीज़ का इंतज़ार किया है। तुम्हें क्या लगता है इन इंसानों को मारना मेरे लिए कोई बड़ी बात है? मैं इनको चाहूँ तो एक ही बार में ख़त्म कर सकता हूँ, लेकिन फिर गुलाम भी चाहिए ना मुझे। और इनके अलावा भी कुछ और इंसान है जो कि मेरे बराबर है और मुझसे भी कुछ ताकतवर है, लेकिन ये इतनी बड़ी मुसीबत नहीं है जितनी कि डीमन क्वीन है। अगर मैं उसे मार दूँ तो फिर उसकी शक्तियाँ लेके मैं उन सारे इंसानों को भी मार सकता हूँ जो कि अभी के टाइम पर मुझसे भी ज़्यादा ताकतवर है। लेकिन तुमने सारा गुड़ गोबर कर दिया यहाँ पर आके। अगर तुम नहीं आए होते तो मैंने डीमन क्वीन को मार दिया होता, और इसी वजह से मैंने तुम्हें यहाँ पर पकड़ रखा है। और तुम्हें पता है कि मैंने किसे भेजा डीमन क्वीन को मारने के लिए? अदिति को। समर कहता है तुम बेकार हो, क्योंकि अब अदिति उसके साइड हो गई है, जबकि उसे पूरी स्टोरी पता होगी अभी तक। तो मुझे नहीं लगता है कि इस बार भी तुम्हारी ये चाल कामयाब होगी। अदिति कुछ भी नहीं करेगी, वो बस तुम्हारे सामने आके लड़ेगी। और तभी अमात्य ज़ोर से उसके छाती पर मुक्का मारता है और कहता है चुप हो जाओ, मैं जो चाहूँगा वही अदिति करेगी, उसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकती है। वो बस मेरे हाथों की एक कठपुतली है। वैसे तुमने इस लड़की को देखा नहीं है ना? चलो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ ये कौन है। और उस लड़की को अपने समर के सामने लाता है और समर कहता है ये नहीं हो सकता है, तुम कैसे हो सकती हो धोखेबाज? और वो लड़की कहती है क्यों नहीं हो सकती हो? मैं अपने पिताजी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, तो मैं धोखेबाज नहीं बन सकती हूँ क्या? और तुम भी तो मुझे अपना मानते थे, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें यहाँ पर ला ही दिया ना। क्यों, सही कहा ना समर, तुम मुझे अपना मानते हो ना? समर कहता है मैं एकदम ही गलत था, तुम सिर्फ उसकी जैसी दिखती हो, लेकिन उसके जैसी बिल्कुल नहीं हो। तुम्हारी बस सूरत मिलती है, तुम्हारी सीरत उसके जैसी बिल्कुल भी नहीं है। तुम निधि एक नंबर की गद्दार हो। और ये निधि थी जो कि अपनी याददाश्त भूल चुकी थी। फिर अमात्य फिर से एक और स्टोरी बताता है कि उसने कैसे निधि को डीमन वर्ल्ड में भेजा। वो कहता है मुझे इस चीज़ में काफ़ी टाइम लगा, मैंने आज से 4 साल पहले ही इसे उस वर्ल्ड में भेज दिया था। हालांकि मुझे इसमें काफ़ी मुसीबत आई, लेकिन मैंने भेज दिया। मैंने उस किताब का इस्तेमाल किया जिसमें लिखा था कि डीमन आसानी से डीमन वर्ल्ड में जा सकते हैं, और बस मैंने उस किताब के कुछ मंत्रों का इस्तेमाल किया और उसे उस झरने के पास डाल दिया जहाँ पर से ये उन डीमंस को मिली थी। और डीमंस भी कितने बेवकूफ़ थे जो इसकी बातों में आ गए कि ये अपनी याददाश्त भूल चुकी है और इसे कुछ भी नहीं पता है। सच में डीमंस काफ़ी बेवकूफ़ होते हैं। समर कहता है जिमी तुम क्यों इसके साथ हो? और जिमी कहता है बस मैंने सोचा कि डीमंस कमज़ोर है तो मैं इनके साइड में आ गया, क्या पता मैं इसकी वजह से अपने वर्ल्ड में वापस जा सकूं। समर कहता है अगर ऐसा हुआ तो ये भी तुम्हारे साथ आएगा और तुम्हारे वर्ल्ड को बर्बाद करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ेगा, तो हमें इसे रोकना चाहिए, ना कि इसका साथ देना चाहिए जिमी। और जिमी कहता है व्हाटएवर, तुम जो भी कहो, लेकिन मुझे अपनी दुनिया में जाना है, मुझे कुछ काम है। तो अमात्य मैन, आज का क्या प्लान है तुम्हारा? हम क्या करने वाले हैं? अमात्य कहता है मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ कि हमें क्या करना है। इसके बाद फिर से डीमन वर्ल्ड में सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर आदिति और डीमन क्वीन घूम रहे थे और अपनी जगह को ठीक कर रहे थे। और दूसरी तरफ अपना निष्वंत अपने अनन्या को कुछ तरकीबें सिखा रहा था और उसका अभ्यास पूरा कर रहा था। अनन्या कहती है वैसे निष्वंत जी, आप ऐसे कैसे सब पर भरोसा कर सकते हैं, जैसे कि मुझ पर, अदिति पर? और निष्वंत कहता है मैं सब पे भरोसा नहीं करता हूँ, लेकिन जिस वक्त तुमने हमारा साथ दिया उस वक्त के हिसाब से तुम हमारे लिए सही हो। और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम इंसान हो, लेकिन तुम हमारे साथ हो, इससे मुझे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। और मैं तुम्हें वो सब कुछ सिखाना चाहता हूँ जो कि मुझे आता है, ताकि आगे जाके तुम हमारी मदद और अच्छी तरह से कर सको। अनन्या कहती है जी
निशवंत जी, मैं आपको कभी भी धोखा नहीं दूंगी और आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगी और आप मेरे गुरु हैं, ये बात भी सच है। और मैं ऐसी नहीं हूँ जो कि अपने सिखाने वाले को धोखा दूँ, फिर वो चाहे कोई भी हो। निशवंत कहता है, तो चलो कुछ ऐसा करते हैं कि तुम्हारी शक्तियों का पता चले और तुमने कितना सीखा है वो भी मैं जानना चाहता हूँ। और अनन्या कहती है, वो कैसे? और निशवंत कहता है, क्यों ना एक बैटल हो जाए। अनन्या कहती है, नहीं नहीं, मैं आपसे नहीं जीत सकती हूँ। और निशवंत कहता है, मैंने कब कहा कि मुझसे जीतना है? तुम अग्निथि से तो सामना कर सकती हो, है ना? और वास्ती भी है। और अग्निथि सामने आती है और कहती है, मैंने देखा है तुमने सब कुछ काफ़ी जल्दी सीखा है, तो मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे मुकाबला करो, देखते हैं कौन भारी पड़ता है। और अनन्या कहती है, क्यों नहीं, ये तो मेरा सौभाग्य होगा कि जो मैं आपसे लड़ाई करूँगी टॉप 5 की टीमन से। और अग्निथि कहती है, टॉप 2 की। और अगर तुम मेरे सामने लड़ पाई तो फिर मैं भी तुम्हें अपने टॉप 10 में शामिल कर लूँगी। निशवंत कहता है, हार मत मानना, ऐसा मौका सारे डीमंस को नहीं मिलता है। अनन्या कहती है, जी गुरुदेव। जिसके बाद अनन्या और अग्निथि एक दूसरे के सामने आ जाते हैं और वो तेज़ी से भागते हुए एक दूसरे पर हमला करते हैं। पहले तो इनकी हैंड टू हैंड कॉम्बैट होती है, जिसमें भी अपनी अग्निथि भारी पड़ रही थी, लेकिन अनन्या भी हार मानने वालों में से नहीं थी। वो भी इसका डट के सामना कर रही थी। ये दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ने लगते हैं। अग्निथि जोर से घुसा मारती है, जिसकी वजह से अपनी अनन्या पीछे घसीटते हुए जाती है, लेकिन वो खुद को संभाल लेती है और अनन्या काफ़ी ऊंची जंप करते हुए आती है और एक लात इसके पेट पर मारती है, जिससे अग्निथि थोड़ी दूर जाती है और वो कहती है, सच में तुम्हारी पावर्स में थोड़ा फ़र्क आया है, वरना पिछली बार तो तुम मुझे हटा भी नहीं पाई थी। तो मैं अपनी शक्तियों को बिल्कुल भी रोकने नहीं वाली हूँ, मैं तुम पर पूरा इस्तेमाल करूँगी अनन्या। और अनन्या मन में कहती है, शिट यार, मर गई, ये क्या हो रहा है? फिर वो कहती है, ठीक है कोई बात नहीं, आप करिए अपनी पूरी शक्तियों का इस्तेमाल, मैं भी करूँगी। फिर अग्निथि भागते हुए आती है और अपना ज़ोर से पंच मारती है इसे, और अनन्या उसे एक हाथ से रोक लेती है और अपनी अग्निथि को उछाल के नीचे पटक देती है। पर अग्निथि भी कहाँ पर कम थी, वो भी अचानक से खड़ी होती है और अपनी नी को अनन्या के पेट पर ज़ोर से मारती है और उसे दूर कर देती है। फिर भी अनन्या वापस से आती है और इसके सर पर ज़ोर से एक लात मारती है, जिससे घूमती हुई अग्निथि नीचे गिर जाती है। अग्निथि कहती है, लगता है अब मुझे अपनी फायर पावर्स का इस्तेमाल करना ही होगा, और अपने अंदर की फायर पावर को वो जगाती है और फिर फायर बॉल्स से इसके ऊपर हमला कर देती है। और अपनी अनन्या दौड़ते हुए और कूदते हुए उसके फायर बॉल से बच रही होती है और उसके नज़दीक आके उसे एक जोर का घूंसा मारती है। तभी अपनी अग्निथि उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे गोल गोल घुमा के आसमान में फेंक देती है। और अनन्या कहती है, इसने तो चक्कर दिला दिए, लेकिन मैं नहीं हार मानूंगी। और वो आसमान से फुल स्पीड में नीचे की तरफ आती है और जैसे ही नीचे आती है तो वो बहुत बड़ा सा गड्ढा कर देती है, जिसमें देखने के लिए अग्निथि कूद पड़ती है। और उसके कूदते ही अपनी अनन्या एक आइस पंच उसके मुंह पर मार देती है और वो कहती है, मुझे तुम्हारी कमज़ोरी पता है पानी, मैं तुम पर बर्फ़ से हमला करूंगी, क्योंकि पानी से ज़्यादा बर्फ़ ठंडी होती है, समझ गई तुम? और फिर से एक और लात मारती है, जिसकी वजह से वो दोनों ही खड्डे से बाहर आ जाते हैं। निशवंत कहता है, मेरे दोनों ही शिष्य काफ़ी ताकतवर है, ये दोनों हार मानने से रहे, और जब तक मुझे लगता है कि अगली बार अगर लड़ाई हुई तो अनन्या भी काफ़ी अच्छा करेगी। अग्निथि कहती है, लगता है कि तुम मान ही जाओगी हमारे अंदर शामिल होके। और अनन्या कहती है, क्या मतलब है तुम्हारा? और
अग्निथि कहती है, मैं कह रही थी कि तुम टॉप 10 डीमंस में आ ही जाओगी अब तो। अनन्या कहती है, इट्स माय हॉनर। और अग्निथि कहती है, तो क्या गुरुजी ने नहीं सिखाया है कि पीछे से आने वाले दुश्मन पर भी ध्यान रखना चाहिए। अनन्या कहती है, क्या मतलब है तुम्हारा? और पीछे से तभी वस्ती आके इसे ज़ोर से मारती है और कहती है, इसके बारे में कह रही थी वो। और यहाँ पर डीमंस का सेनापति आके कहता है, एक के अगेंस्ट दो, ये तो बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि अनन्या इन दोनों को संभाल लेगी, वो काफ़ी ताकतवर है। यहाँ पर सारे डीमंस देखने के लिए जमा हो गए थे और सभी अपने अनन्या को चीयर अप कर रहे थे। और अनन्या भी इन लोगों से हार नहीं मान रही थी, वो दोनों को ही एक साथ संभाल रही थी। कभी अग्निथि को तो कभी वस्ती को वो फेंक फेंक के मार रही थी। कहती है, मैं सिर्फ अकेली ही अग्निथि को नहीं लड़ पा रही थी और ये हम दोनों से लड़ रही है। मानना पड़ेगा, ये काफ़ी ताकतवर है। शायद ये अदिति को भी सरपास कर जाएगी एक दिन। फिर अनन्या अपने वस्ती की तरफ जोर से बढ़ती है और उसके मुंह पर एक जोर का सोनिक पंच मारती है, जिसकी वजह से वस्ती वही के वही ढेर हो जाती है। और वो गिरते हुए कहती है, ये सच में मुझे भी सरपास कर गई। मुझे नहीं लगता है कि मैं इससे कभी जीत पाऊंगी। अब संभाल के अग्निथि, इससे बच के रहना। और इतना कह के वो नीचे गिर के बेहोश हो जाती है। अग्निथि कहती है, वाह, तुमने तो टॉप 7 नंबर के डीमन को भी हरा दिया। मानना पड़ेगा, तुम काफ़ी ताकतवर हो, लेकिन मुझसे ज़्यादा नहीं। और फिर यहाँ पर वो अपनी सारी फायर पावर को इकट्ठा करती है और बहुत बड़ा फायर बॉल बनाती है। देखकर अपना डीमंस का सेनापति यानी कि मूर्ख वो कहता है, इससे तो जीतना नामुमकिन है। अगर इससे अनन्या बच गई तब भी मानना पड़ेगा कि वो काफ़ी ताकतवर होगी। मुझे पता है तब तक 10 डीमंस भी इसके बॉल से नहीं बच पाए थे। और फिर अग्निथि एक जंप करके हवा में उड़ती है और अपने फायर बॉल को इसकी तरफ फेंक देती है। अनन्या कहती है, अब क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ? और तभी वो कहती है, याद आ गया। और वो भी भागते हुए फायर बॉल की तरफ जाती है और सभी कहते हैं, ये क्या पागलपंती कर रही है? अगर वो ऐसे गई तो वो जल जाएगी, इसके अंदर मर भी जाएगी। और यहाँ पर अपनी अनन्या कहती है, रेत का कवच। और ऐसा करते ही उसके सामने एक बहुत बड़ा रेती का कवच बन जाता है, जिससे वो फायरबॉल टकराता है और वो जो रेत होती है वो एक्सट्रीम हीट से कांच बन जाती है। और इस कांच को ज़ोर से घुमाते हुए अपनी अनन्या अग्निथि की तरफ फेंकती है और अग्निथि कहती है, ये क्या था? और उसके ऊपर वो कांच ज़ोर से लगता है और अपनी अग्निथि वहीं पर काफ़ी ज़ख्मी हो जाती है। जो कांच फूटे थे उसकी वजह से उसके शरीर पर वो लग जाते हैं और उसे काफ़ी खून आ जाता है, लेकिन फिर भी अग्निथि हार मानने को तैयार नहीं थी। शिवंत कहता है, रुक जाओ अग्निथि, ऐसा ही करती रही तो अनन्या तुम्हें मार देगी, तुम मर जाओगी। और मुर्ग भी कहता है, हाँ हाँ मान जाओ अग्निथि, ये तुम्हें मार देगी, इसके पास अब कुछ ज़्यादा ही शक्ति आ गई है, ये तुम्हें हरा के ही मानेगी। अग्निथि कहती है, मुझे कोई नहीं हरा सकता है। और वो जैसे ही इतना कह के आगे बढ़ती है तो वो नीचे गिर के मूर्छित हो जाती है, यानी कि बेहोश हो जाती है। और तभी निष्वंत कहता है, तुम्हारी जीत हुई अनन्या, तुमने 2nd नंबर के डीमन को भी सरपास कर दिया है और तुम अब टॉप 1 पर आती हो। और जिसके बाद सारे डीमन अपने अनन्या के नाम की जय जयकार करने लगते हैं। वो कहते हैं कि अब तो और भी ज़्यादा ये ताकतवर हो गई है तो हमें कोई हरा नहीं पाएगा शायद। और मुर्ग इसके पास आता है और कहता है, तुमने तो मुझे भी सरपास कर दिया, मैं टॉप 5 पर आता हूँ और तुम टॉप 1 पर आ गई, मतलब तुम मुझसे भी ज़्यादा ताकतवर हो गई हो। ये तो काफ़ी अच्छी बात है, निष्वंत का प्रशिक्षण काम आ गया तुम्हारे। और फिर निष्वंत आगे कहता है कि तुमने मेरी शक्तियों का अच्छे से इस्तेमाल किया, मैंने जो भी तुम्हें सिखाया वो व्यर्थ नहीं गया है। मुझे इस बात का गर्व है कि तुम मेरी शिष्य बनी, मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा। लेकिन आज से तुम्हारी ट्रेनिंग और भी ज़्यादा कठिन हो जाएगी। और अनन्या कहती है, इससे भी ज़्यादा कठिन, मर जाऊंगी मैं।
यहाँ पर डीमन क्वीन और अदिति भी आए थे और अदिति इसे गले से लगा लेती है और कहती है जो मैं नहीं कर पाई वो तुमने कर दिखाया, तुमने अग्निथी को हरा दिया, ये काफ़ी बड़ी बात है मेरे लिए। अनन्या कहती है कुछ भी हो लेकिन मैं तुमसे तो नहीं जीत सकती हूँ अदिति। और अदिति कहती है ऐसा नहीं है, हो जाए लड़ाई। और अनन्या कहती है अभी नहीं यार, मैं काफ़ी थक गई हूँ। अदिति हंसने लगती है और इसके बाद हमें काल कोठरी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर महाराज बैठा हुआ था और वो सोचता है कि क्या वो लोग कामयाब हुए होंगे। और इतने में अमात्य आता है और वो कहता है कि तुमने जिनको भेजा था उनको डीमन क्वीन ने मार दिया है। तो अब तो ये बात पक्की है कि जब अदिति को इसके बारे में पता चलेगा तो वो डीमन क्वीन को ख़त्म कर देगी और फिर दोनों दुनियाओं के बीच में काफ़ी भयंकर युद्ध होके रहेगा। महाराज कहता है तुम एक नंबर के धोखेबाज हो, अगर मैंने तुम पर भरोसा ही ना किया होता और उसी पल तुम्हें मार दिया होता जब तुम मुझे भड़का रहे थे तो शायद ये सब नहीं होता, दोनों ही दुनिया काफ़ी अच्छी तरह से जी रही होती। अमात्य कहता है तुम बेवकूफ़ हो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये तुम्हारी गलती है कि तुमने मुझ पर भरोसा किया और वैसे भी अब तो तुम्हें मेरी बातें माननी ही पड़ेगी, ये लो। और वो इसके ऊपर कोई जादू करता है जिसकी वजह से महाराज काफ़ी तड़पने लगता है और फिर वो अचानक से कहता है आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। और फिर अमात्य महाराज को इसके बाहर निकाल लेता है और अपने साथ ले जाने लगता है और सभा में बिठा देता है। और अब महाराज कहता है कि उन लोगों ने हमें परेशान करके रखा है, इस बार हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे, हम उनका नामो निशान मिटा के ही रहेंगे। सेना को तैयार किया जाए और जो भी हमारी बात नहीं मानेगा उसे मौत की सज़ा दी जाएगी। जिसके बाद सभी रेडी होने लगते हैं फिर से लड़ाई के लिए। जिसके बाद अमात्य से जिमी कहता है क्या मुझे भी हथियार मिलेगा लड़ाई के लिए प्लीज़। और अमात्य कहता है क्यों नहीं, तुम मेरे साथ हो तो तुम्हें मैं काफ़ी खतरनाक हथियार दूंगा, ये लो अपनी कुल्हाड़ी। जिमी कहता है क्या मैं इससे लकड़ियाँ काटूंगा। और अमात्य कहता है नहीं बेवकूफ़, इसके अंदर काफ़ी शक्तिशाली ताकत है जो कि तुम्हारी मदद करेगी। इसकी कुल्हाड़ी एक ही बार में 100 लोगों को मार सकती है। जिमी कहता है तो ये काफ़ी ताकतवर है और उस लड़के का हम क्या करने वाले हैं अमात्य। और अमात्य कहता है कुछ नहीं, वो बस यहीं पर रहेगा ताकि वो फिर से बीच में ना आए। जिमी कहता है वैसे वो निधि कहाँ पर है। और अमात्य कहता है वो जा चुकी है, वो डीमन वर्ल्ड में जा चुकी है। और यहाँ पर अपनी निधि डीमन वर्ल्ड में आ जाती है और वो देखती है कि काफ़ी खुशी का माहौल है क्योंकि अनन्या ने अग्निथी को सरपास कर दिया है। जो सुनकर निधि भी काफ़ी खुश होती है क्योंकि उसे लगता है कि अनन्या उसका साथ देगी। और इसके बाद वो अपने अनन्या को खोजने लगती है और निशवंत को कुछ अजीब सा लगता है कि जैसे कुछ होने वाला है। के बाद हम फिर से निधि को देखते हैं जो कि डीमंस के हथियारगार में जा रही होती है जहाँ पर डीमंस के सारे ताकतवर हथियार रखे गए हैं। वो धीरे धीरे करके सारे हथियार को लेने लगती है और यहाँ पर वो भी अमात्य के जैसे एक पोर्टल बनाती है जिसमें से वो सारे हथियारों को ह्यूमन वर्ल्ड में भेज रही थी। निधि जब ये सब कुछ कर रही थी तभी उसके पीछे कोई हाथ रखता है और कहता है तुम ये क्या कर रही हो निधि, क्या तुम भी हमें धोखा दे रही हो। और निधि देखती है तो पीछे मृग था यानी कि डीमन का सेनापति। और निधि कहती है नहीं नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं तो बस चीज़ों को संभाल के रख रही हूँ ताकि कभी भी ज़रूरत पड़े तो मैं इन्हें दे सकूँ तुम सबको। मृग कहता है मुझे नहीं लगता है कि तुम ये कर रही हो, सच सच बताओ वरना मैं अभी डीमन क्वीन के पास जा रहा हूँ। और निधि कहती है ठीक है मैं तुम्हें बताती हूँ, बस 1 मिनट। और वो पीछे जाती है और अपना एक हथियार निकालती है और मृग के आर पार कर देती है और कहती है
मैं अमात्य के साथ हूँ, समझ गया। और ये भी अच्छा हुआ कि तू आ गया। ना रहेगा सेनापति, ना ही रहेगी सेना। मृग इसकी तरफ ये देख रहा होता है और वो वहीं पर ख़त्म हो जाता है, जिसके बाद ये सारे हथियारों को उस पोर्टल में डाल देती है। इसके बाद हम फिर से डीमन क्वीन और आदिति को देखते हैं, जो कि अपने में ही पड़े थे, मतलब किसिंग में। और तभी अचानक से अदिति कहती है, डीमन क्वीन। ये कहती है, हाँ बोलो। और अदिति कहती है, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है, जैसे फिर से कुछ होने वाला है। और डीमन क्वीन कहती है, क्या मतलब है कि फिर से कुछ होने वाला है? और ये कहती है, बस मुझे लग रहा है जैसे कुछ होने वाला है, शायद हमें इस बार तैयार रहना चाहिए। डीमन क्वीन कहती है, ठीक है, मैं भी निशवंत से कहती हूँ कि वो तैयार रहे। और अदिति कहती है, हाँ जल्दी। और ये दोनों निशवंत के पास जाते हैं और कहते हैं कि हमें, और तभी निशवंत कहता है, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि जैसे कुछ होने वाला है। और डीमन क्वीन कहती है, आपको भी? निशवंत कहता है, हाँ मुझे लगता है कि अभी भी अमात्य के कुछ जासूस हमारे बीच में ही है, जो कि हमसे गद्दारी कर रहे हैं। और हम उन्हें जितना जल्दी पकड़ ले उतना हमारे लिए काफ़ी अच्छा होगा, वरना और भी ज़्यादा देर हो सकती है। और पिछली बार क्या हुआ था आपको पता है? डीमन क्वीन कहती है, हाँ मुझे पता है पिछली बार क्या हुआ था, और इस बार हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम पहले ही अमात्य को ख़त्म कर देंगे। इस बार मैं बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं करूँगी। हमें तुरंत वहाँ पर जाके उसे ख़त्म कर देना चाहिए। इस बार मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ कि हमारा एक भी डीमन मारा जाए जो कि मुझे प्रिय हो। निशवंत कहता है, तो ठीक है, मैं हमारी सेना को तैयार करता हूँ। इस बार हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। मैं अभी अपने सेना को तैयार करता हूँ, आप दोनों भी तैयार हो जाइए। और इतना कह के अमात्य सेना की तरफ जाने लगता है। वो सारे डीमंस को इकट्ठा करता है और कहता है कि अपने हथियार उठा लो, इस बार हम उसे नहीं छोड़ेंगे। और तभी इनमें से एक डीमन बीच में से निकलता है और कहता है, बुरी खबर है निशवंत जी। और निशवंत कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा कि बुरी खबर है? और ये कहता है, सेनापति मृग नहीं रहे। और निशवंत कहता है, क्या हुआ? और ये कहता है, उन्हें किसी ने मार दिया और हमारे सारे हथियार भी गायब है। निशवंत कहता है, ये तो बहुत बड़ी मुसीबत हो गई, अब हम करेंगे क्या? किसी को पता है कि मृग को किसने मारा है? और तभी निधि बीच में से आती है और वो कहती है, मुझे पता है कि उनको किसने मारा है और हमारे हथियार को भी किसने गायब किया है। निशवंत कहता है, जल्दी बताओ किसने ये किया है, हम उसके सर को धड़ से अलग कर देंगे। और निधि कहती है, वो और कोई नहीं, आपकी सबसे प्रिय छात्रा है अनन्या। और ये सुनकर निशवंत हक्का बक्का रह जाता है, वो शॉक में हो जाता है और वो कहता है, नहीं वो ऐसा नहीं कर सकती है। निधि कहती है, हाँ ये मानना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन यही सच है। उसी ने मृग को मारा और उसने सारे हथियारों को किसी जगह पर छिपा दिया, ये मुझे पता है। तभी कुछ डीमंस कहते हैं, हमें तो पहले से ही शक था कि अनन्या ये सब कुछ सीखना चाहती है ताकि वो हम पर भारी पड़े, और वैसे भी वो इंसान है, उसकी फितरत ही है धोखा देना। निशवंत कहता है, नहीं ये नहीं हो सकता है, तुमने कुछ गलत देखा होगा निधि। और निधि कहती है, यही सच है, मैंने उसे ये करते देखा था। और निशवंत कहता है, अगर ये बात है तो तुमने उसे रोका क्यों नहीं? और निधि कहती है, क्योंकि वो मुझ पर भारी पड़ रही थी, क्योंकि वो सबसे ताकतवर हो गई है ना अभी, तो मैं उसे नहीं रोक पाई। निशवंत कहता है, यही बात है, तो मुझे बताओ वो कहाँ पर गई है, मैं उसे खुद अपने हाथों से ख़त्म करूँगा। और निधि कहती है, वो उसी गुफा में गई है, उस वक्त वाली गुफा में। और निशवंत कहता है, अब वो नहीं बचेगी, और अपनी तलवार निकलता है और उस गुफा की तरफ जाने लगता है। और फिर निधि कहती है, दोस्तों हमें कुछ करना होगा इन इंसानों का, हम उन्हें नहीं छोड़ सकते हैं, उन्होंने पहले भी हम पर हमला किया है
और हमारे काफ़ी लोगों को मार दिया था। ये तो शुक्र है कि डीमन क्वीन का, उन्होंने हमें फिर से ज़िंदा की और इस बार हम उन इंसानों को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, हम उनको मार देंगे। कोई बच्चा भी ज़िंदा नहीं रहना चाहिए। अगर इस बार हम उन्हें नहीं मार पाए तो फिर धिक्कार है हमारी ज़िंदगी पर। कौन कौन मेरे साथ है? और सभी चिल्लाते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं। तभी डीमंस कहते हैं लेकिन हमारे पास हथियार नहीं है। और निधि कहती है हम डीमंस को कब से हथियारों की ज़रूरत पड़ने लगी? हमारे हाथ ही हमारे लिए हथियार है और हमारी हिम्मत ही हमारी ताकत है। चलो फिर टूट पड़ो उन पर, हम इंसानों को नहीं छोड़ेंगे। और सभी कहते हैं नहीं छोड़ेंगे। फिर से हम डीमन क्वीन और अदिति को देखते हैं, जहाँ पर डीमन क्वीन रेडी हो रही थी और वो अदिति से कहती है कि तुम्हें बुरा नहीं लगेगा अगर हम इंसानों को मारेंगे। और अदिति कहती है मुझे अब सब कुछ पता है, तो मैं बिल्कुल भी रहम नहीं दिखाऊंगी, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। और वैसे भी अब मैं इंसान नहीं हूँ, तो मेरे अंदर वो भावनाएं नहीं है कि मैं इसे नहीं मारूंगी। मैं बस अमात्य को अब नहीं छोड़ूंगी, मैं उसे मार डालूंगी। वैसे आपको कुछ पता है कि अनन्या कहाँ पर है? और डीमन क्वीन कहती है कि मुझे नहीं पता है कि वो कहाँ पर है। तभी यहाँ पर एक और डीमन आता है और वो कहता है अनन्या ने हमसे गद्दारी की है, उसने हमारे सारे हथियार को चुरा लिया है, ऊपर से उसने हमारे मृग को भी मार दिया है। और तभी अदिति कहती है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, वो ऐसा नहीं कर सकती है, जो तुम सबके लिए मुझसे लड़ी थी वो ऐसा नहीं कर सकती है। और वो डीमन कहता है अगर माना नहीं जाता है तो निधि से पूछ लो, उसने गद्दारी की है, निधि ने खुद देखा है और अभी निशवंत उसे ही मारने गए हैं। डीमन क्वीन कहती है ऐसा नहीं हो सकता है, वो कैसे कर सकती है ऐसा? शायद कोई में गड़बड़ी हुई है, कोई गलत फहमी हुई है। अदिति कहती है इससे पहले कि कुछ गड़बड़ी हो हमें वहाँ पर जाना चाहिए, हमें निशवंत जी को रोकना होगा वरना वो उसे मार देंगे। चलो। और ये दोनों ही अपनी तलवारें लेकर वहाँ पर चली जाती है। फिर निशवंत उस गुफा के पास जाता है जिसके बारे में निधि ने उसे बताया था और वो अंदर जाने वाला था और चिल्लाता है अनन्या तुम कहाँ पर हो? और अंदर से आवाज़ आती है मैं यहीं पर हूँ, लेकिन निशवंत जी अंदर मत आइएगा, प्लीज़ मत आइएगा। और निशवंत इतना गुस्से में था कि वो उसकी बात नहीं सुनता है और सीधा अंदर चला जाता है। और वो देखता है कि अनन्या तो अंदर किसी शक्तियों से बंधी हुई है। निशवंत कहता है तुमने हमसे गद्दारी की है अनन्या। और अनन्या कहती है गद्दार मैं नहीं, वो निधि है और उसने आपको भी फंसा दिया है। उसने इस गुफा के बाहर बहुत ताकतवर शील्ड लगा दिया है जिसकी वजह से मैं यहाँ से निकल नहीं पा रही हूँ, ऊपर से उसने मुझे बांध भी दिया है। निशवंत कहता है झूठ मत बोलो, मैं तुम्हें मार दूंगा। और अनन्या कहती है अगर आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो प्लीज़ एक बार बाहर जाने की कोशिश कीजिए। और निशवंत कहता है सिर्फ एक बार भरोसा करूंगा। और वो बाहर जाने की कोशिश करता है लेकिन वो बाहर नहीं जा पाता है, वो झटका खा के वापस आ जाता है। और वो कहता है आखिर हुआ क्या था अनन्या? और अनन्या कहती है हुआ ये था कि जब मैं शस्त्रागार में जा रही थी तब मैंने देखा कि मृग एंड निधि कुछ बातें कर रहे थे, लेकिन अचानक से निधि ने मृग के आर पार तलवार कर दी और उसे मार दिया। तो मैं निधि के पास गई और उससे कहा कि तुम ये क्या कर रही हो? तो निधि ने कहा कि मुझसे मिल जाओ, मैं अमात्य की साथी हूँ। लेकिन मैंने मना कर दिया और वो मुझ पर हमला करने लग गई। उसने सारे हथियारों को भी इंसानी दुनिया में भेज दिया है, इसलिए वो यहाँ पर नहीं है। मैं उससे लड़ने की कोशिश की लेकिन उसने कुछ ऐसी चीज़ मुझ पर फेंकी जिससे मेरी आंखें बंद हो गई और उसने मुझ पर हमला किया और मैं वहीं पर बेहोश हो गई। और फिर मेरी जब आँख खुली तो मैं इसके अंदर थी और मैं समझ गई कि आखिर निधि क्या करना चाहती है। सो मैं उसके लिए ही काफ़ी ट्राई कर रही थी छूटने का, लेकिन मैं नहीं छूट पाई और आप यहाँ पर आ गए। निशवंत कहता है आखिर अब मैं किस पर भरोसा करूं, तुम पर या उस पर जो कि डीमन है? और अनन्या कहती है जब तक मुझे लगता है तब तक वो अमात्य की एक चाल है, वो एक मोहरा है उसका, जिसकी वजह से हम सब उसके झांसे में आ गए। यहाँ पर ये दोनों ही अपने निशवंत के पास जाने की बात करते हैं और तभी
अपनी निधि कहती है कि मुझे लगता है कि आप दोनों में से किसी एक को यहाँ पर रहना चाहिए, क्योंकि अगर फिर से कुछ हुआ तो किसी ताकतवर की ज़रूरत पड़ेगी और आप दोनों यहाँ पर ताकतवर हैं, तो किसी को तो रहना चाहिए। आप या फिर अदिति, तुम रह ही जाओ यहाँ पर। और डीमन क्वीन कहती है तुम्हारी बात सही है, हम में से किसी एक को यहाँ पर रहना चाहिए। अदिति तुम यहीं पर रहो, मैं देखती हूँ कि आखिर हो क्या रहा है। और अदिति कहती है जी, और यहाँ से डीमन क्वीन उड़ के चली जाती है उस गुफा की तरफ। और निधि एंड अदिति इस बॉर्डर की तरफ जाने लगते हैं, यानी कि डीमन वर्ल्ड की बॉर्डर की तरफ। और तभी अचानक से अदिति कहती है अनन्या धोखेबाज हो सकती है। ऐसा नहीं हो सकता है, तुम ही धोखेबाज हो, है ना निधि? मुझे लगा ही था जब तुमने बात की थी कि तुम्हारी याददाश्त जा चुकी है, तभी मुझे शक हो गया था तुम पे। निधि कहती है ऐसा क्यों कह रही हो तुम? मैं तो डीमन हूँ, मैं क्यों डीमंस को धोखा दूंगी? तुम खुद सोचो ना। अदिति कहती है अपना हाथ दिखाना ज़रा। और ये कहती है कि क्यों? और अदिति कहती है बस दिखाओ, जितना कहा जाए उतना करो। और इसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है ये अंगूठी, जब तक मुझे याद है तब ये अंगूठी अमात्य के हाथ में थी, और तुम्हारे हाथ में कैसे आई ये मैं सोच रही हूँ। और निधि कहती है तुम कुछ भी बकवास कर रही हो, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि सिर्फ एक ही अंगूठी हो, ऐसी तो कई सारी बनाई जा सकती है ना। और अदिति कहती है कई सारी बनाई जा सकती है, लेकिन ऐसा निशान सिर्फ अमात्य की अंगूठी में ही था। और तुम्हारे अंदर ये कैसे आया, अब तुम मुझे बताओ, वरना मैं तुम्हें अभी के अभी मार दूंगी। निधि ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है और कहती है तो तुम्हें पता चल गया कि आखिर मैं ही धोखेबाज हूँ, है ना? तो फिर तुम्हें एक और बात बता देती हूँ कि तुम्हें पता है तुम्हारे दोस्तों को तुमने किसके हवाले छोड़ा था? और अदिति कहती है पता है मुझे, वो अमात्य के पास है और वो कैद में है, लेकिन मैं उन्हें छुड़ा लूँगी। निधि कहती है एक मिनट पहले सुनो तो सही, वो लोग मर चुके हैं। और अदिति कहती है कैसे? मुझे बताओ वो कैसे मरे? तुमने मारा ना, अमात्य ने मारा होगा। और ये कहती है नहीं, उन्हें किसने मारा तुम्हें पता है? बता देती हूँ चलो तुम्हें। और अदिति कहती है बताओ मुझे। बात फिर से ह्यूमन वर्ल्ड का सीन होता है, जहाँ पर सारे सिपाही तैयार थे और उनके पास अपने डीमंस के हथियार थे जिनमें काफ़ी पावर है। और अमात्य कहता है कि इस बार तो हम जीत के ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अमात्य कहता है इस बार हारने का सवाल ही नहीं आता है, उनके सारे हथियार हमने ले लिए हैं और हम जीत के ही रहेंगे। डीमन वर्ल्ड के दरवाजे की तरफ कूच की जाए और सभी उस तरफ बढ़ने लगते हैं। अमात्य कहता है अगर शौर्य तुम यहाँ पर होते तो काफ़ी खुश होते, लेकिन अफसोस तुम मारे गए। इसके बाद हम कारावास में फिर से समर को देखते हैं, जो कि कहता है कि मुझे कुछ करना होगा, वरना इस बार ये सच में डीमन वर्ल्ड को ख़त्म कर देंगे। मुझे जब तक याद है मैंने कई सारे डीमंस एंड मॉन्स्टर्स को भी मारा है, लेकिन ये लोग उनसे काफ़ी अलग है, तो मुझे उनको बचाना होगा। लेकिन इस कुत्ते ने ऐसा कुछ किया है जिसकी वजह से मैं यहाँ से निकल ही नहीं पा रहा हूँ। काश को यहाँ पर आ जाए जो मुझे बचा सके यहाँ से, ताकि मैं उन लोगों को बचा सकूँ। ऊपर से इनकी शक्तियाँ इतनी ताकतवर है कि इसने मुझे जकड़ रखा है, मैं हिल भी नहीं पा रहा हूँ यहाँ से। कब निकलूँगा यहाँ से मैं? जिसके बाद फिर से हम निधि और अदिति को देखते हैं जो कि एक दूसरे से लड़ने लगती है। वो एक दूसरे के साथ तलवार से हमला कर रही होती है और निधि कहती है यही बात सच है, उसने ही ये सब कुछ किया है। अदिति कहती है मैं नहीं मान सकती हूँ, उसने मुझे बचाया है, उसने मुझे फिर से जीवित किया है, ये नहीं हो सकता है। और निधि कहती है तुम मानो या ना मानो यही सच है, डीमंस किसी के भी नहीं होते हैं। और अदिति कहती है तो फिर तुम्हारा क्या, तुम कौन हो? तुम भी तो डीमन हो ना। निधि कहती है लेकिन मैं अमात्य के साइड हूँ, इंसानों की साइड हूँ, अगर तुम मेरी बात मान लो तो काफ़ी अच्छा होगा, हम साथ में काम करेंगे। और अदिति कहती है किसी से भी काम चला लूँगी, लेकिन एक धोखेबाज के साथ काम नहीं करूँगी। निधि कहती है धोखेबाजी और मैं, तुम भी तो वही कर रही हो, तुम अमात्य के साथ थी,
लेकिन आपकी डीमंस के साथ ही हो। ऐसा क्यों? ये भी तो धोखेबाजी हुई ना। और अपनी अदिति कहती है, मैं तुम जैसे नहीं हूँ जो गलत का साथ दो, मैंने सही का साथ दिया है। ये लोग गलत नहीं है, मैं इनके साइड हूँ। ये काफ़ी अच्छे लोग हैं। अमात्य ही है जिसने मेरे परिवार को मारा था, तो मैं उसका साथ क्यों दूँ भला? निधि कहती है, कोई बात नहीं, चलो मैं तुम्हें मार ही देती हूँ। फिर से डीमन क्वीन को दिखाया जाता है जो कि उस गुफा की तरफ जाती है और वो देखती है कि यहाँ पर एक कवच चढ़ा हुआ है और वो कहती है, अच्छा तो ये अंदर से बाहर आने को रोकने के लिए बनाया गया है, लेकिन ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और एक ही हमले में उस कवच को तोड़ देती है और अंदर चली जाती है। तो वो देखती है कि निशवंत अपनी अनन्या को छुड़वा रहा है, यानी कि वो धोखेबाज नहीं है। पर अचानक से ना जाने डीमन क्वीन को क्या हो जाता है और वो कहती है, निशवंत जी हट जाइए, मैं इसे मार दूंगी, इसने हमारे साथ धोखा किया है। और निशवंत कहता है, नहीं आप गलत समझ रही हो डीमन क्वीन, ये धोखेबाज नहीं है, धोखेबाज वो निधि है। और डीमन क्वीन कहती है, डीमंस हमारे साथ धोखेबाजी कैसे करेंगे? हमारे बीच में अभी सिर्फ एक ही इंसान है जो कि हमसे गद्दारी कर सकता है और वो अनन्या है। निशवंत कहता है, ये सच नहीं है, निधि ने मारा है मृग को, ना कि इसने। और डीमन क्वीन कहती है, मुझे कुछ नहीं सुनना है, बस मुझे अब इस इंसान को मारना है। और वो मारने के लिए आगे बढ़ती है और निशवंत कहता है, अगर आपको इसे मारना है तो आपको पहले मुझे मारना होगा। डीमन क्वीन कहती है, अगर एक गद्दार को मिटाने के लिए दूसरे गद्दार को मारना सही है तो यही सही, मैं आपको भी नहीं छोड़ूंगी निशवंत जी, अगर आपने इसका साथ दिया। और निशवंत कहता है, तुम सुनो सावी, ये गद्दार नहीं है, ना ही मैं हूँ, वो निधि गद्दार है जिसने हमारे सारे हथियार चुरा लिए, ऊपर से हमारे सेनापति को भी मार दिया। और वो अभी कहाँ पर है? और डीमन क्वीन कहती है, वो सही जगह पर है, वो अदिति के साथ है जो उसका साथ देगी। और तभी अनन्या कहती है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, अगर वो अदिति के पास है तो मतलब अदिति की जान को खतरा है। आपने कैसे कर दिया डीमन क्वीन? अदिति को वो मार देगी क्योंकि वो दोनों। डीमन क्वीन कहती है, क्या वो दोनों, क्या वो दोनों? और अनन्या कहती है, वो दोनों सगी बहनें हैं। निशवंत कहता है, क्या? और तुम्हें कैसे पता? और अनन्या कहती है, क्योंकि दोनों के ही कंधे पर सेम ही बर्थ मार्क है और वो दोनों सेम लगती है। अगर आपको पता नहीं है तो आखिर उस डीमन ने उन दोनों को ही क्यों मारा, जबकि कई सारे लोग थे वहाँ पर। अमात्या को जब वो किताब मिली थी तब उसने उसके अंदर से किसी के ऊपर वो जादू किया था ताकि उसकी जो वो बच्ची है, यानी कि वो डीमन का सोर्स, वो उसे ज़िंदा कर सके, और उसने यही किया। अनन्या की बातों को सुनकर निशवंत कहता है, तुम्हारा मतलब क्या है? उसने वही किया? अनन्या कहती है, उसने ये किया कि जब अदिति उसकी माँ के पेट में थी तभी उसने भी उसी सोर्स को उसके पेट में डाल दिया, और वो दोनों ही बहनें हैं इस तरह से। आपको पता है कि उस बैटल के दौरान अदिति के अंदर से एक अजीब सी शक्ति बाहर निकली थी, वो उस निधि के अंश है, यानी कि उसकी ही ताकतें हैं जिनको वो वापस पाना चाहती है, और इसी वजह से वो अपनी अदिति को मारना चाहती है। अगर उसने अदिति को मार दिया तो फिर वो डीमन क्वीन जितनी ताकतवर हो जाएगी और फिर उसे रोकना नामुमकिन हो जाएगा। निशवंत कहता है, तो तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता? डीमन क्वीन भी कहती है, हाँ हाँ तुम्हें कैसे पता? और अनन्या कहती है, क्योंकि मैंने उस अमात्य की किताब पढ़ी थी, उसमें ये सब कुछ लिखा था उसने। आपको क्या लगता है उसने अदिति को क्यों यहाँ पर भेजा था? वो अकेली ख़त्म कर सकती थी तुम्हें? नहीं, उसने इसे इसलिए भेजा था ताकि उसकी बहन उससे मिले और वो दोनों मिल के इसे मार सके। लेकिन अब उसे लगता है कि अदिति आपकी हो गई है, जिसकी वजह से वो चाहता है कि निधि उसे मार दे और अपनी ताकतों को अपने अंदर संभाले और आप पर भारी पड़े। अदिति और निशवंत कहते हैं, तो फिर हमें अदिति को बचाना होगा। ये सुनकर निशवंत और डीमन क्वीन कहते हैं, तो हमें निधि के पास जल्दी जाना चाहिए, वरना वो उसे मार देगी, हमें उसे बचाना होगा, जल्दी चलो। आते हुए डीमन क्वीन कहती है कि अगर तुम्हें ये सब कुछ पहले से पता था तो तुमने बताया क्यों नहीं? और
अपनी अनन्या कहती है, मुझे लगा था कि उसने बस यूं ही लिखा है, लेकिन जब मैंने उन दोनों के निशान देखे और उन दोनों की पावर्स देखी तो एकदम सिमिलर थी। फिर तब जाके मुझे समझ आया कि वो दोनों ही बहनें हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि अमात्य अपनी पूरी सेना लेके डीमन वर्ल्ड में एंटर हो चुका था। अपने सारे डीमंस भी उससे लड़ने के लिए तैयार थे और वो उन पर हमला करने ही वाले थे। और तभी अमात्य कहता है, 1 मिनट तो रुक जाओ बच्चों, तुम्हें पता भी नहीं है कि मैं क्या चाल चलने वाला हूँ। और ये कहते हैं, तू चालबाज है, कुछ भी चल सकता है, लेकिन हम तुम्हें यहाँ पर नहीं आने देंगे। हम तुम्हारी सारी सेना को फिर से मार देंगे जैसे पहले डीमन क्वीन ने मारा था। और तभी वहाँ पर निधि जंप करके आती है और कहती है, सच में मार दोगे क्या? और ये सभी कहते हैं, देख ले अमात्य, हमारी सबसे ताकतवर इंसान आ गई है। और निधि कहती है, माफ़ करना, लेकिन मैं तुम्हारी तरफ नहीं हूँ, मैं इनकी तरफ हूँ। डीमंस कहते हैं, एक और धोखेबाज, पर हम तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। और निधि कहती है, तुम मुझे तो नहीं छोड़ोगे, लेकिन तुम्हारे परिवार वालों का क्या, बच्चों का क्या, बीवी का क्या? और सभी कहते हैं, ये क्या कह रही है? और तभी अपनी निधि एक चुटकी बजाती है और तभी वहाँ पर डीमन बच्चे और औरतें आ जाती है जो कि अपने निधि के ही वश में थी। निधि कहती है, याद है तुम्हें जब पहली बार हमला हुआ था, तब मैं इनको अपने साथ ले गई थी और सबको मैंने वश में कर लिया था। और अब मारो अपने परिवार वालों को, सुना नहीं क्या? मारो। फिर जो भी डीमंस औरतें और बच्चे थे वो सारे डीमंस पर हमला कर देते हैं, यानी कि मेल डीमंस पर, जो कि लड़ने के कैपेबल होते हैं। लेकिन यहाँ पर वो नहीं लड़ पाते हैं क्योंकि यहाँ पर उनके ही बच्चे और औरतें होती है। अमात्य कहता है, वाह मेरे बच्चे, तुम तो मुझ पर ही गई हो, वैसे तुमने अदिति का क्या किया? और ये कहती है, मार दिया मैंने उसे। तभी अचानक से यहाँ पर डीमन क्वीन निशवंत और अनन्या आ जाते हैं और ये कहती है, धोखेबाज कहेगी। इतना कहते ही अपनी अनन्या निधि पर टूट पड़ती है और उसे पूरी तरह से मारने लगती है। निशवंत भी अपने अमात्य को मारने ही जा रहा था, लेकिन तभी जिमी बीच में आ जाता है और अपने उस कुल्हाड़ी से इसके ऊपर हमला करता है और उन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। और अब बची थी डीमन क्वीन और अमात्य, जो कि एक दूसरे पर हमला करने लग जाते हैं। निशवंत जिमी से कहता है कि तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो? और जिमी कहता है, बस इसलिए क्योंकि मैं अपनी दुनिया में वापस जाना चाहता हूँ और यहाँ पर तुम लोगों में किसी के पास इतनी शक्ति नहीं है कि मुझे वो भेज सके, लेकिन अमात्य के पास वो ताकत है जिससे मैं वापस जा सकता हूँ। अगर मैंने उसकी मदद की तो वो मुझे यहाँ से जाने देगा। और निशवंत कहता है, वो किसी का भी नहीं है तो तुम्हारा कैसे होगा? और जिमी कहता है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं बस उसका इस्तेमाल करके ही निकल जाऊंगा, मुझे भरोसा है वो मेरी मदद करेगा, पर तुम लोग नहीं कर पाओगे तो इसे सहन करो। और अपनी कुल्हाड़ी से हमला करते ही जाता है। निशवंत उसे रोक रहा होता है। अनन्या निधि से कहती है, क्या किया तुमने अदिति के साथ? और निधि कहती है, मार दिया मैंने उसे, अपनी शक्तियाँ जो मुझे वापस चाहिए थी। अनन्या कहती है, लेकिन तुम दोनों बहनें थी। और निधि कहती है, बहनें? डीमंस में ऐसा होता है क्या? डीमंस की फितरत होती है कि वो अपने भाई बहन को मार के ही गद्दी पर अपना आधिपत्य थमाते हैं, जैसा कि तुम्हारी डीमन क्वीन ने किया था। उसने भी तो अपनी बहन को मारा और फिर गद्दी पर बैठ गई है ना? अनन्या कहती है, वो बात अलग है। और निधि कहती है, तो फिर ये बात कैसे अलग हो सकती है? ये भी उसके जैसे ही है। ताकत के लिए डीमंस एक दूसरे को मारते हैं और यही रूल है। अनन्या कहती है, तुम कितनी घटिया हो। और निधि कहती है, हाँ मैं हूँ, खाओ इसे। और तलवार इसके आर पार कर देती है। और अनन्या कहती है कि ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, मैंने इससे भी खतरनाक हमले झेले हैं, कुछ और ट्राई करो। और एक जोर का गुस्सा मारती है जिससे निधि दूर जाके गिरती है और वो 2-3 पेड़ों को भी तोड़ देती है। निधि कहती है, मानना पड़ेगा, निशवंत ने तुम्हें काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग दी है, लेकिन मुझसे ज़्यादा ताकतवर तुम नहीं हो सकती हो। अनन्या कहती है, शायद मैं ताकतवर नहीं हो सकती हूँ, लेकिन ये तो हो सकती है ना। और निधि कहती है, क्या मतलब है तुम्हारा? और तभी अब निधि पीछे से आके उस पर जोर से हमला करती है और निधि
अनन्या के पैरों में आके गिर जाती है और अनन्या कहती है माफ़ी अभी मत मांगना, बाद में मांगना। और निधि कहती है माफ़ी मांगेगी मेरी जूती, और फिर से इसे लात मारती है और दूर कर देती है। और फिर अनन्या और अपनी अग्निथी इस पर भारी पड़ने लगते हैं। वो दोनों ही इसे साथ में मिलके धोने लगते हैं। यहाँ पर निशवंत जिमी से लड़ रहा था और जिमी अपनी कुछ ताकतों का इस्तेमाल कर रहा था जो कि निशवंत ने कभी नहीं देखी थी। और फिर भी वो उससे बच तो रहा था, लेकिन उसके हमले में आ जा रहा था जिससे निशवंत को चोट लगती है। लेकिन वो डीमंस था तो फिर उसके ऊपर इतना ज़्यादा असर नहीं होता है। वो अपने घाव को हील कर रहा था। जिमी कहता है मैन तुम काफ़ी ताकतवर हो, लेकिन मुझसे नहीं जीत पाओगे। मैं एक आर्टिफिशियल हूँ जिससे तुम्हारा जीतना नामुमकिन है। मैं तुम्हारे हमलों को देखता हूँ और उन्हें सीख कर तुम्हीं पर फिर से करता हूँ, लेकिन 2 गुना ज़्यादा ताकत से तो तुम मुझसे नहीं जीत पाओगे। निशवंत भागते हुए आता है और जिमी भी ऐसा ही करता है। वो एक दूसरे के हथियार को ज़ोर से टकराते हैं जिससे इतना ज़्यादा फोर्स क्रिएट होता है कि वो दोनों काफ़ी दूर जाके गिर जाते हैं। फिर अमात्य और डीमन क्वीन दोनों ही एक दूसरे पर भारी पड़ रहे थे। कभी डीमन क्वीन तो कभी अमात्य एक दूसरे को मार रहे थे। अमात्य कहता है कुछ दिख नहीं रहा है और डीमन क्वीन कहती है हाँ तुम बुढ़े जो हो गए हो तो तुम्हारी आंखें कमज़ोर हो गई होगी। और अमात्य कहता है मैं यही नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मुझे तुम्हारा प्यार नहीं दिख रहा है, तुम्हारी अतिथि। और अपनी डीमन क्वीन ये सोच के शौक में हो जाती कि वो कहाँ पर गई और इसका इस्तेमाल करते हुए अपना अमात्य उसे ज़ोर से घुसा मारता है जिससे डीमन क्वीन का सर घूमने लगता है। फिर भी डीमन क्वीन खुद को संभालती है और अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए बहुत ज़्यादा ही मात्रा में पानी उस पर छोड़ देती है। मतलब कि पानी का हमला होता है, लेकिन निशवंत उसे अपने छड़ी से ही रोक देता है। वो कहता है ये तो काफ़ी छोटा हमला था और फिर अपनी छड़ी आगे बढ़ाता है तो उसके अंदर से हज़ारों तलवारें निकल के अपने डीमन क्वीन पर आ जाती है और डीमन क्वीन उसे रोकने लगती है अपनी शक्तियों से, लेकिन फिर भी कुछ तलवारें उसे चोट पहुंचा के निकल ही जाती है। अमात्य कहता है ऐसा डीमन क्वीन मैंने तुमसे कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट किया था, लेकिन फिर भी इतना भी बुरा नहीं है। और डीमन क्वीन कहती है भाड़ में जा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। और वो अपने डीमन क्वीन वाले ओरिजिनल फॉर्म में आ जाती है और हवा में से उस पर हमला करने लगती है। अमात्य भी डॉज कर रहा था। अमात्य कहता है शुरू हो जाओ, और इतने में डीमन क्वीन कहती है क्या शुरू हो जाओ। और तभी तो उसके पीछे सिपाही थे वो सारे अपनी डीमन क्वीन पर हमला करने लगते हैं और डीमन क्वीन सब कुछ भूल जाती है कि आखिर हो क्या रहा है। और तभी अमात्य उस पर हमला कर देता है। अब डीमन क्वीन के ऊपर से चारों तरफ से हमला हो रहा था। डीमन क्वीन पहुंच नहीं पा रही थी क्योंकि पिछली बार 10,000 लोग थे, लेकिन इस बार 1,00,000 सिपाही है। ऊपर से उनके पास उसी के हथियार थे जो कि इस पर लग रहे थे और वो उस पर भारी पड़ रहे थे। जिसके बाद अमात्य और भी ज़्यादा खतरनाक हमले करने लग जाता है जिससे डीमन क्वीन घायल हो जाती है और वो नीचे गिर जाती है। और जो लोग थे यानी कि सिपाही वो उसे जकड़ लेते हैं जादुई शक्तियों से। और अमात्य उसके पास आता है और उसे ज़ोर से लात मारता है और कहता है क्या हुआ डीमन क्वीन, तुम कुछ कर क्यों नहीं पा रही हो, अब तुम्हें कौन बचाएगा। और डीमन क्वीन कहती है मुझे कोई नहीं बचाएगा, लेकिन तुझे कौन बचाएगा। अमात्य कहता है क्या मतलब है तेरा। और तभी पीछे से वास्ती इस पर हमला कर देती है जिसके साथ अपना एक और डीमन भी था, 5th रैंक का डीमन, जो कि अमात्य पर हमला कर देते हैं। अमात्य कहता है ये मुझे नहीं रोक सकते हैं और ये लड़की तो बिल्कुल भी नहीं, और वो दोनों पर ही हमला कर देता है। वस्ती तो दूर हो जाती है, लेकिन वो जो अपना डीमन था वो अमात्य पर हमला करते ही जाता है। वो उस पर मुक्का और लाते बरसा ही रहा था और अमात्य कहता है ये कुछ ताकतवर लगता है मुझे। दिक्कत ये थी कि अभी भी डीमन क्वीन जकड़ी हुई थी इन सब से। अमात्य कहता है बहुत हो गया, और फिर वो कुछ मंत्र पढ़ता है और उसके 2 और रूप यहाँ पर प्रकट हो जाते हैं जो कि
एक एक करके इन दोनों से लड़ रहे थे। एक उस डीमन से लड़ रहा था और एक वस्ती से लड़ रहा था। और मेन अमात्य अपनी डीमन क्वीन की तरफ बढ़ रहा था अपनी तलवार के साथ, और वो हमला करता है और वो कहता है अब कौन बचाएगा। और तभी वस्ती कहती है हम नहीं, लेकिन वो तो बचा सकता है ना। और निशवंत कहता है और अमात्य कहता है कौन वो। और तभी पीछे से अपना एंट्री लेता है समर और अमात्य को जोर की लात मारता है, जिससे अमात्य मिट्टी में ही गिर जाता है। और वो कहता है कौन है बे तू। और समर कहता है मैं हूँ बे बुड्ढे, तूने कोशिश तो अच्छी की लेकिन मुझे पकड़ नहीं पाया, थैंक यू वास्ती वहाँ पर आने को। निशवंत फिर से खड़ा होता है और अपना समर कहता है अब तू खाएगा मेरे सोनिक हमले। और फिर इसके ऊपर फुल स्पीड में हमला कर देता है। और अमात्य समझ नहीं पाता है कि आखिर ये कर क्या रहा है। वो कभी इस तरफ दिखता है तो कभी उस तरफ दिखता है, लेकिन अमात्य उसका हाथ पकड़ के उसे पटक देता है और कहता है अभी भी तू बच्चा है। फिर भी समर खड़ा होता है और उसके ऊपर हमला करते ही जाता है। डीमन क्वीन कहती है ये मेरी मदद कर रहे हैं, लेकिन ये अमात्य को नहीं हरा सकते हैं, मुझे ही कुछ करना होगा। और वो खड़ा होने का ट्राई करती है लेकिन कुछ नहीं हो पाता। वो सिपाहियों से जकड़ी हुई थी, फिर भी वो अपनी ताकत लगाती है और एक तरफ के जो पकड़े हुए थे उनको पटक देती है और फिर दूसरे वालों को भी उड़ा के फेंक देती है। और वो कहती है मैं तुम्हारी मदद करती हूँ समर। और फिर ये दोनों ही अमात्य के ऊपर हमला करने लग जाते हैं। समर अपने हाथ में कुछ डार्क जैसा बना देता है और वो कुछ ब्लैक गोले जैसा था, जिससे वो अमात्य पर हमला कर रहा था, लेकिन अमात्य के हमले उसके हाथों में समा जा रहे थे, जैसे कि वो कुछ एब्जॉर्ब कर रहा है। समर कहता है ये मेरा अब तक का सबसे अच्छा हमला है, जिसे तुम कभी नहीं रोक सकते हो, ये चाहे तो तुम्हें भी एब्जॉर्ब कर सकता है। डीमन क्वीन कहती है शुक्रिया तुम्हारा फिर से सही वक्त पर आने का। और समर कहता है माफ़ करना, लेकिन मुझे तुम लोगों को बीच में ही छोड़ के जाना होगा। आई होप कि मैं जब तक जाऊंगा तब तक मैं इसको ख़त्म कर सकूं। मेरे दुनिया का पोर्टल कभी भी खुल सकता है और मैं वहीं पर जाना चाहता हूँ, तो प्लीज़ मुझे समझना, मुझे कतार मत समझना, पर अभी भी मैं तुम्हारी मदद करूँगा। और ये कहती है मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हें अपनी दुनिया की परवाह है, मैं तुम्हें नहीं रोकूँगी। अमात्य कहता है बहुत हो गया, अब मैं तुम में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, तुम सब के सब मरोगे। और फिर वो अपनी शक्तियों को एक जगह पर इकट्ठा करने लगता है अपने दोनों हाथों के बीच में, और धीरे धीरे उसके शक्तियों का गोला बड़ा होने लगता है और वो हमला करने ही वाला था। तभी समर कहता है जिमी यही वक्त है, जल्दी आ जाओ। और जिमी कहता है अभी आया। और निशवंत कहता है आखिर इन दोनों का प्लान क्या है। जिमी निशवंत को छोड़ के अपने पास से एक हथियार निकालता है, यानी कि उनकी मशीन। और अमात्य तभी हमला करता है और अपना जिमी उस मशीन को समर की तरफ फेंकता है। और समर कहता है मेरे जाने का वक्त हो गया डीमन क्वीन, संभाल लेना। और जैसे ही वो अमात्य अपना हमला करता है इनकी तरफ, तभी समर उस मशीन को उस हमले के सामने ला देता है, जिसको वो मशीन सोख लेती है और वो एक्टिव हो जाती है। और तभी एक अजीब सा पोर्टल खुलता है, जो कि उस वक्त खुला था जब ये दोनों आए थे। और वो पोर्टल खुलता है तब जिमी कहता है जल्दी चलो समर, टाइम हो गया है। और समर कहता है संभालना, अदिति को भी संभाल लेना, वो जिंदा है, मैं जा रहा हूँ डीमन क्वीन। और जिमी कहता है वक्त नहीं है बातें करने का, ये किसी भी वक्त बंद हो सकता है। और ये कहता है ठीक है हम जा रहे हैं डीमन क्वीन, संभाल लेना। और जैसे ही वो पोर्टल के अंदर होते हैं वैसे ही वो पोर्टल बंद हो जाता है और ये दोनों यहाँ से गायब हो जाते हैं। निशवंत कहता है मैं तुम्हारी मदद करने आ रहा हूँ सावी। और वो अपने अमात्य के पास आ जाता है और फिर अपनी डीमन क्वीन और निशवंत अमात्य को कूटने लगते हैं। वो उस पर भारी पड़ रहे थे क्योंकि अमात्य ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कुछ ज़्यादा ही कर लिया था। दूसरी तरफ अपनी अग्निधि और अनन्या ने भी निधि को काफ़ी पीट दिया था, तो निधि खड़ी नहीं हो पा रही थी। अमात्य की जो कॉपीज़ थी वो भी कमज़ोर पड़ रही थी और वो एक टाइम पे आकर गायब हो जाती है। और सभी लोग अमात्य की तरफ आते हैं और कहते हैं बोल बे बुड्ढे, अब तेरा क्या किया जाए। इतने में वहाँ पर अदिति भी आती है, जो कि सिर्फ जख्मी हुई थी और बेहोश हुई थी। वो आके कहती है
अमात्य के बच्चे, तूने मेरे माँ बाप को मार दिया। मैं तुझे अब नहीं छोड़ूंगी। और अपनी तलवार से अमात्य पर हमला करने जाती है। और तभी अमात्य कहता है, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। और अमात्य यहाँ से गायब होने ही वाला था, लेकिन सभी उसके ऊपर अपनी शक्तियों से हमला कर देते हैं। और अपनी अतिथि उसके सर को अलग कर देती है उसके धड़ से। दीदी ये देखकर कहती है, नहीं, ये नहीं हो सकता है। और वो जो सारे इंसान आए थे वो भी दुम दबा के भाग जाते हैं, क्योंकि उनका जो प्रतिनिधि था वो तो मर चुका है। तभी अचानक से डीमन क्वीन को कुछ महसूस होता है। वो पीछे की तरफ देखती है तो अचानक से देखती है कि निशवंत, फिर वस्ती, अग्निधि और वो डीमन सबसे ताकतवर वाला, वो सभी धीरे धीरे गायब हो रहे हैं, जैसे कि उनके आर पार सब कुछ दिख रहा है। और एक बार में वो धीरे धीरे करके इनविजिबल हो जाते हैं। डीमन क्वीन कहती है, आखिर ये क्या है? निधि हंसते हुए कहती है, आखिरकार अमात्य ने मरते मरते भी तुम्हारे अच्छे लोगों को मार ही दिया ना। क्वीन अपनी स्वॉर्ड फेंकती है और उसके गले को अलग कर देती है और कहती है, चुप हो जाओ। वो कहती है, अदिति, अदिति तुम कहाँ पर हो? और अदिति उसके सामने खड़ी थी और वो कहती है, मैं तो यहीं पर हूँ डीमन क्वीन, क्या हुआ? और डीमन क्वीन उससे गले लगा लेती है और वो कहती है, मैं तुम्हें नहीं खोना चाहती हूँ, उसने उन सबको मार दिया। और तभी अदिति कहती है, क्या सबको मार दिया? लेकिन डीमन क्वीन कहती है, लेकिन क्या? और अदिति कहती है, लेकिन तुम तो जिंदा हो। डीमन क्वीन कहती है, क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे मर जाना चाहिए। और अदिति कहती है, हाँ, तुम्हें मर जाना चाहिए। और अपने डीमन क्वीन की स्वॉर्ड और खंजर लेके वो उसके गले के आर पार तलवार कर देती है और उसके छाती में वो खंजर मार देती है और उसके हार्ट को बाहर निकाल देती है। और तभी डीमन क्वीन नीचे गिर जाती है और वो कहती है, लेकिन ऐसा क्यों किया तुमने? और बस अदिति एक स्माइल करती है, जिसके साथ ये सीरीज खत्म हो जाती है। छाया 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 हर तरफ, दिल में डर का बसेरा, रास्ते खोए भटकते कदम, क्या है ये सपना या कोई सवेरा? जंगल की चीखें दिल को चीर जाए, चांद की रोशनी में छुपे हैं राज, सन्नाटे में गहरे ये आवाज, किसका साया ये पास है, किसका कदम ये साथ है? सांसों की धड़कन थम जाए, अंधेरे का जादू बस जाए। छाया 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 हर तरफ, दिल में डर का बसेरा, रास्ते खोए भटकते कदम, क्या है ये सपना या कोई सवेरा? खिड़की पे दस्तक कौन देता है, परछाई में चेहरा कौन दिखता है, खामोशियाँ बोले कहानी डरावनी, इस रात का सच या कोई कहानी? खिड़की पे दस्तक कौन देता है, परछाई में चेहरा कौन दिखता है, खामोशियाँ बोले कहानी,